बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जी आज काटा के अंदर शकील अहमद साहब, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट। इकोनॉमी के हवाले से बहुत गहरी नज़र है इनकी और आपने इनको टेलीविज़न पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी देखा होगा और मैं इनको इस हवाले से भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि देखिए पाकिस्तान के अंदर कम जर्नलिस्ट हैं कि जो मुहिब वतन भी हैं और वो गहरी नज़र भी रखते हैं मामला के ऊपर। जो हमारा IMF का क्राइसिस क्रिएट किया गया है, आप समझ लीजिए जब से ये गवर्नमेंट आई है ये हैंडल ही नहीं कर पाई। और जो इसहाक डार साहब हैं वो अपनी तरफ से बड़े सीनियर जो है ना वो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमी को समझने वाले बन रहे थे, लेकिन उनसे कैसे मिस हैंडल हुआ, कैसे उन्होंने IMF को इतने महीने गुजर गए, उन्होंने हमें हर किस्म के टैक्स लगवा लिए, इसके बावजूद भी $1 बिलियन नहीं मिला जिसकी वजह से हमें बाकी पैसा मिलना था। आइए शकील साहब से बात करते हैं कि ये क्या रीज़न है, मतलब कहाँ हमसे मिस हैंडल हुआ, आप ये बताइए। देखिए, जो मिस हैंडल होने की बात यह है कि शायद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को जो मामला है उसकी नज़ाकत का इतना ज़्यादा पता नहीं, आइडिया नहीं था, क्योंकि वो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे, काफ़ी सालों से लंदन में थे और दूर से बैठ के वो देख रहे थे पाकिस्तान को क्या हालात क्या हैं। बिल्कुल। और इंटरिम पीरियड में मुफ्ती इस्माइल को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया और वो उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने बार बार पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई, बोझ डाला वहाँ पे। लेकिन साथ में ये कहते थे कि चूँकि PTI गवर्नमेंट जो है उसने रिलीफ दिया था तो एग्रीमेंट तोड़ा था IMF के साथ, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। ठीक है, वो ब्लेम करते रहे पिछली गवर्नमेंट को, लेकिन अगला प्रोग्राम यानी अगली किस्त लेने के लिए वो प्रायर एक्शन से कंडीशन थी जिसको पूरा करना ज़रूरी था। उन्होंने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया, बहुत बुरा भला उनको कहा गया था, ना सिर्फ अवाम की तरफ से बल्कि विदन जो पार्टी के सर्कल्स हैं उधर से मरीम नवाज ने भी, बिल्कुल इवन वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी इनडायरेक्टली उनके लिए ये परेशानियां पैदा करते रहे, जो कि मुफ्ती इस्माइल अपने मुंह से कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ इंटरव्यूज़ करवाए गए, बिल्कुल मुझे गंदा किया गया और मेरी जो है किरदार कुशी की गई और कहा गया कि मुझे कुछ आता नहीं है। बिल्कुल, तो वजह ये थी कि उनको हटा के डार साहब ने खुद आना था। जब डार साहब पहले दूर से बैठ के चीज़ें देख रहे थे वो ईजी ले रहे थे शायद कि ये हैंडल कर ले से ये चल नहीं रही हमारी गवर्नमेंट, तो मैं जाऊंगा तो मैं रातों रात ठीक कर दूंगा। उन्होंने आके इस बात का इजहार भी किया, क्रेडिट भी लिया कि मैं अभी जहाज़ में कदम रखा है और 20 रुपये नीचे आ गया डॉलर, तो इसको मैं लेके आऊँगा 200 रुपये या 200 से नीचे 195 अराउंड, ये इसकी रियल वैल्यू है। ठीक है, और ये एक मिथ भी थी कि डार साहब जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो डॉलर को कंट्रोल करके रखते हैं। बिल्कुल, और उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि डार साहब जो है वो बेसिकली डॉलर के SHO है, कि वो डॉलर इतना डरता है डार साहब से कि वो उसको रेट जाता ही नहीं। लेकिन इस दफ़ा जब डार साहब आए तो शुरू में तो 20 रुपये नीचे गया डॉलर, लेकिन उसके बाद जब IMF का प्रोग्राम रिस्टोर करने के लिए नेक्स्ट ट्रांच लेने के लिए जब रिव्यू शुरू हुआ डिले के साथ, फिर IMF का इतना प्रेशर आया कि जो कि ये सस्टेन नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, इन्होंने बिल्कुल उसको फ्री फ्लोट छोड़ दिया, मार्केट बेस्ड कर दिया। मार्केट उसको लेके 275 तक चली गई, इवन बियॉन्ड भी ओपन मार्केट में बिकता रहा। बिल्कुल, तो वो मिथ भी टूट गई कि डार साहब डॉलर को कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, और वो भी पिट भी बड़ा एक ही बात का वो ज़्यादा क्रेडिट लेते थे हमेशा, लेकिन उसमें वो बुरी तरह फेल हो गए। बिल्कुल, फिर दूसरा ये था जी कि बाकी चीज़ें अभी ग्रेजुअली बेहतर होंगी, लेकिन ग्रेजुअली बेहतर नहीं हुई बल्कि वर्स हो गई, सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए। बिल्कुल, एक्सचेंज रेट की वजह से, पॉलिसी रेट, हम तनकीद करते थे PTI गवर्नमेंट पे, मतलब PMLN के लोग, बिल्कुल कि जी ये पॉलिसी रेट 15% पे ले गए, 14% पे, जो कि ये बहुत गलत पॉलिसी है। बिल्कुल, वो खुद आके इन्होंने 17% तक कर दी, उसके बाद अभी मजीद 2% या 2.5% करने जा रहे हैं, तो ये 19, 19.5 या 20 भी हो सकती है। बिल्कुल, तो इधर भी मार पड़ी इनको। ठीक है, और वो जो एक मिथ थी वो टूट गई, उनकी ये चीज़ें हम बेहतर जल्दी कर लेंगे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का आपने पूछा था, डिफ़ॉल्ट बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह किया नहीं है और अल्लाह करे कि ना ऐसा हो, लेकिन जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं या IMF है, वो इस बात की बार बार निशानदेही कर रहे हैं। मूडीज़ ने कल जो अपनी रिपोर्ट लेटेस्ट जारी की है, पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड की है, और साथ उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जून तक आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंज कर लेंगे, ठीक है, मतलब मुश्किल से जो 10-11 बिलियन डॉलर आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दोस्त मुल्कों की मदद से, आलमी इदारों की मदद से, या कमर्शियल कर्जा लेके चाइना से कोई 3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जिसकी एक ट्रांच मिल चुकी है 700 मिलियन डॉलर। वो कह रहे हैं जून तक तो पाकिस्तान बच जाएगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है वो बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कोई क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा अगले माली साल। इसलिए कि आपको अगले माली साल 35 से 36 बिलियन डॉलर चाहिए। बिल्कुल,
एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ठीक है। तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और आप देखेंगे इस साल आपको $1.1 बिलियन हम IMF से वेट कर रहे हैं, बाकी लोगों से वेट कर रहे हैं, और वो भी गारंटीज मांग रहा है IMF बार बार रिटर्न, बिल्कुल कि जी आप हमें गारंटी दें कि आपको मिलेंगे कि नहीं। हाँ तो अगला साल जो है यानी जून के बाद जो मतलब जुलाई से नेक्स्ट फिजिकल ईयर शुरू होगा, वो बिल्कुल अनक्लियर है, बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल है कि पाकिस्तान कैसे इतनी बड़ी फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंज करेगा। हाँ जी तो ये मूडीज़ ने भी कहा है, बाकी इदारे भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल ज़रूर गया है, ठीक है जून तक शायद पाकिस्तान को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अब, ठीक है। लेकिन जून के बाद ये ख़तरा जो है मज़ीद ज़्यादा बढ़कर आएगा। अच्छा उसके लिए अरेंजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।